लेके जाती हूँ। 11A क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, हमने देखा था ना कि ग्राउंड्स मेंशन करने पड़ेंगे आपको। अगर आप इंडिया छोड़ के चले गए तो हम आपको कहां से ढूंढते बैठेंगे ना। आपको अगर अरेस्ट भी करवाना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो होना चाहिए ना सामने वाले के पास। भाई ये डिक्री होल्डर बोलेगा भाई ये इंडिया छोड़कर चले जाएगा जजमेंट डेटर, तो मैं इसको पकड़ूंगा कहां से। तो यहाँ पे ये लोग एफिडेविट लेते हैं कि भैया आप ये एफिडेविट दे दो, क्यों कल को इनमें से कोई पैसा रिसीव करना है, कोई प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी है, उन सारी चीजों को लेकर क्या किया जाता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि इससे अरेस्ट क्यों किया जाए, उसको लेकर आप ग्राउंड्स बताओ। ग्राउंड्स का मतलब है कि वो इंडिया से छोड़ के भाग जाएगा, या मेरा पैसा खा जाएगा, या कहीं और उसने ऐसे कर दिया कि पीठ पीछे वो घर भेज देगा जो उसके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो 11A हमें ये सारी बातें आपको बताता है कि ग्राउंड होना चाहिए तो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए क्या होता है कि वेयर एन एप्लीकेशन ऑफ मेड फॉर अरेस्ट इन द प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर इट शैल स्टेट और बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। यानी कि डिक्री होल्डर को क्या देना पड़ेगा? एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई साहब यानी कि जज साहब को ये बोलना पड़ेगा कि ये भाग जाएगा, तो बेटर आप इसे पकड़ लीजिए। तो उसको लेकर ये ग्राउंड्स देना पड़ता है। जैसे हम अपील के कैसे ग्राउंड्स लिखते हैं ना कोर्ट में कि सर ये अपील आपने जो जो नीचे वाली कोर्ट है उसने ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, वो ग्राउंड्स के ऊपर अपील चलती है। तो अरेस्ट भी के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए कि भैया हम इसे अरेस्ट करें तो क्यों करें। समझे? चलिए 12 क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल नॉट इन जजमेंट डेटर्स पोजीशन। यानी टू व्हीलर जो है वो जजमेंट डेटर के पास के पोजीशन में ही नहीं है। ठीक है, भले ही वो टू व्हीलर समझो उसके नाम पे होगी, लेकिन वो टू व्हीलर को विक्की चला रहा है। तो ठीक है, जब ऐसी कोई एप्लीकेशन करनी है कोर्ट के सामने कि भैया आप इसकी, यानी कोर्ट से आप बोल रहे हो कि ये प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, ठीक है, लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो जजमेंट डेटर के होनी चाहिए। अगर वो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है, यानी कि जजमेंट डेटर के पास वो टू व्हीलर ही नहीं है, एक्टिवा ही नहीं है, या बाइक जो भी है वो नहीं है, तो डिक्री होल्डर क्या करेगा? एनेक्स करेगा कि भैया ये एप्लीकेशन देते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम है, इसे अटैच किया जाए। तो यहां पर क्या करेगा कि डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। क्या डिस्क्राइब करेगा? एप्लीकेशन में लिखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या एक्टिवा दूसरे शहर में लेकर जा रहा है, इसको आप अटैच कर दीजिए। समझो आपके पोजीशन में नहीं है वो टू व्हीलर, किसी और के पास, यानी हम क्या करते हैं ना, दोस्त को दे देते हैं, यार मेरी प्रॉपर्टी ले जाएगा कोर्ट, इससे अच्छा तू संभाल थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी टू व्हीलर है, और मैंने क्या किया, उस्मा को दे के रखी है, उस्मा तू जब तक संभाल, मेरा कुछ होता नहीं है इधर। तो ये बात डिक्री होल्डर को मालूम थी कि मैंने क्या किया है, पर्पसली ये गाड़ी जो है उस्मा को भिजवा दी है। तो मैं क्या करूंगी, कोर्ट से ये कहूंगी कि सर ये गाड़ी यहाँ नहीं है, ये गाड़ी दिल्ली में है, आप वहां से अटैच करवा के मुझे यहाँ पे दे दो। समझे? कितनी भी चालाकी करे जजमेंट डेटर, लेकिन अगर डिक्री होल्डर को ये मालूम है कि पोजीशन किसके पास है, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट से बताएगा और उस्मा के कस्टडी से लेकर मुझे, जो डिक्री होल्डर होगा सॉरी, उसे दी जाएगी। विकी समझ में आ रहा है क्या? मैम हाँ मैम जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर, अच्छा नीचे है, ठीक है। आ रहे इमूवेबल भी आएंगे बेटा, मूवेबल आई तो पीछे इमूवेबल आएगी, बताती हूँ सब बताती हूँ। एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें यहाँ पर, तो इमूवेबल और मूवेबल में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। तो जब कोई एप्लीकेशन दी जाती है, अगर समझो कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी है और मेरे बहन के नाम पर भी है, ठीक है, लेकिन मेरी बहन को कोर्ट जानता है क्या? नहीं जानता है। किसे जानता है? जजमेंट डेटर को जानता है। जजमेंट डेटर कौन है? मैं हूं। प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है, लेकिन जॉइंट नेम पे मेरे बहन की भी है, ये तो नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, प्रॉपर्टी का पूरा हुलिया बताना रहता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है,
साउथ में क्या है, ठीक है ना, समझे ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे करके बताना पड़ता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। पूना की प्रॉपर्टी है तो पूना का लोकेशन, पूना कौन सी जगह पे, कौन सी एरिया में, किस तरफ पड़ती है, रास्ता किस तरफ से है, बाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या है, उस सारा का सारा होलिया बताना पड़ता है, जिसे हम बाउंड्रीज कहते हैं। सर्वे नंबर बताना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा प्लॉट 1 एकड़ का प्लॉट है, समझो एक बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उसमें हो सकता है ना, बहुत बड़ा प्लॉट है तो बहुत सारे लोगों के नाम पे भी होगा, जरूर थोड़ी एक अकेला मेरे नाम पे होगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें एक ही प्लॉट के अंदर, अभी जैसे एक बंगलो एरिया है तो आजू बाजू बंगलो नहीं होते क्या, एक फ्लैट में रहते हो तो आजू बाजू फ्लैट नहीं होते क्या, होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी का होलिया जिसको अपन डिस्क्रिप्शन कहते हैं, बाउंड्रीज जिसको हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, नंबर जिसको हम सर्वे नंबर कहते हैं। समझे इतना, आगे बढ़ू, ये जो जजमेंट डेटर है उसको अपना इंटरेस्ट जो है, यानी कि कोर्ट को बताना पड़ेगा कि सर मेरा आधा प्रॉपर्टी है, आप इतना अटैच कर सकते हो, क्योंकि मेरी बहन अपना प्रॉपर्टी क्यों देगी, वो क्यों अपना प्रॉपर्टी का ये करेगी, जजमेंट डेटर कौन है, मैं हूं, तो मेरा हिस्सा भले ही शेयर करे, मेरा हिस्सा भले ही कोर्ट ले सकती है, लेकिन मेरी बहन के हिस्से को टच नहीं करेगी, मेरे बहन के हिस्से को टच नहीं कर सकती, वो केस मेरे खिलाफ हुआ है ना, तो मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी सेल करो ना, मेरे बहन से कोई वास्ता नहीं आएगा, जज बोलेगा उसका लेना देना नहीं है, किसके खिलाफ हुआ है, इसके खिलाफ हुआ है, अटैचमेंट किसकी होगी, इसके प्रॉपर्टी की होगी, जितना हिस्सा इसका है उतना ही होगा, समझा, क्लियर। जी मैम। मैम हाँ अगर वो प्रॉपर्टी जो है अटैच करने वक्त वो जो है मतलब बेसिकली अटैचमेंट का ऑर्डर डिक्री पास हो गई, तो उसके बाद अगर वो रेंट पे है तो उसका रेंट कहाँ जाएगा फिर? अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे है, समझो यस। मेरी सेल फोन प्रॉपर्टी है, मेरी है, मैंने यस। रेंट पे दी है, तो रेंट का जो भी रहेगा ना उसके बाद का, अगर मैं चाहूं आगे चल के ऑर्डर 21 में ही पढ़ोगे आप, ऑर्डर 21 में ही पढ़ोगे कि जो रेंट पे अगर प्रॉपर्टी दी गई है, तो मैं अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवानी है मुझे, तो मैं रेंट वाले को बोलूं तुझे रहना है रहे, उससे रेंट वसूल कर सकती हूँ, या उसको बोलती हूँ चल निकलते बंद, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, कोर्ट ने ये घर मेरे नाम पे कर दिया है, निकल यहाँ से बाहर, अगर ऐसे भी मैम कर पहले से सकती हूँ। एग्रीमेंट बना हो या तो? मैं एग्रीमेंट कुछ नहीं हो जाएगा, वो एग्रीमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने नाम पे कर दिया। एग्रीमेंट एग्रीमेंट किसके इज साथ हुई वाइड। थी, पहले वाले ओनर के साथ हुई थी, तुम डरो मत, तुम डरो मत, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी भावनाओं को, तुम डरो मत इस चीज को लेकर, ठीक है, अगर एग्रीमेंट भी हुई होगी ना तो भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा विक्की, उसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर वो जो अभी प्रॉपर्टी पहले मालिक कौन थी, उजमा थी, अब मालिक कौन है, फारा है, ठीक है, अब फारा की मर्जी है, विक्की को रहने देती है या विक्की को बोलती है अलविदा, विक्की की मर्जी नहीं है, यहाँ पे फराक की मर्जी चलेगी, क्यों, पहले प्रॉपर्टी उजमा की थी, उजमा कौन थी, ओनर थी प्रॉपर्टी की, अब डिक्री होल्डर कौन है, फरा है, अब उजमा कौन हुई, जजमेंट डेटर हो गई, उजमा के खिलाफ हो गया, प्रॉपर्टी उजमा की थी, अब किसकी है, फरा की है, तो फरा क्या कर सकती है, विक्की अगर रेंट पे रह रहा है उसके घर में, तो फरा बोल सकती है ठीक है आज से रेंट मुझे देना, या फरा ये भी बोल सकती है विक्की को चलो बाय बाय, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी मालकिन का घर नहीं है, निकलो यहाँ से बाहर, ठीक है, तो विक्की आप जाके कोर्ट में चैलेंज करना या दूसरा घर अपने लिए ढूंढ लेना, या आपकी मर्जी है, ठीक है, समझे, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो चलिए रूल नंबर 14 पे चलते हैं, पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टन केसेस। अब जो कलेक्टर रेवेन्यू, अभी देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, अब कोर्ट है ना बहुत शानी रहती है, बहुत होशियार रहती है, वो क्या करती है, अभी प्रॉपर्टी बेचनी है ना, अब प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया, ठीक है, समझो एक ऑक्शन हो गया, बोली लगाई गई, ठीक है, 1001 2000 जो बोली लगती है, बिडिंग जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिडिंग, हिंदी में बोली बोली जाती है, तो जैसे ही ऐसी बात होती है ना, तो कोर्ट बड़ी बदमाश होती है, वो क्या करती है पता है आपको, कलेक्टर को बोलती है कि तेरा इसमें से जो पैसा है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है इस लैंड पे पूरी भरी हुई है, चेक कर ले, हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, फिर हमारे पास मत आना। यहाँ पे कलेक्टर क्या करता है,
पूरा वेरिफिकेशन करता है, पूरी चीजों की जानकारी निकालता है। ये प्रॉपर्टी पहले किसके नाम पे थी, अब इसको अब किसके नाम पे है, इस पे इन्होंने पूरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू भरा है या नहीं भरा है। तो कलेक्टर का एक रजिस्टर होता है जिसपे पूरी एंट्रीज होती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी पहले इसके नाम पे थी, अब ये इसके नाम पे है, पूरा पैसा भरा हुआ है या कुछ पैसा बाकी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वसूल करके लेगी। किसके थ्रू वसूल करेगी, कलेक्टर के थ्रू वसूल करेगी। और कौन वसूली करके देगा, कोर्ट वसूली करके देगा। यानी कि कोर्ट कहेगा कलेक्टर से। ठीक है, आया ना समझ में। थोड़ा फेस एक्सप्रेशन उस्मा ने थोड़ा ऐसे दिया कि नहीं आया मैम, क्या? वो यस हमारी मैम। बहन खड़ी है, परेशान कर रही है इसलिए। अच्छा ठीक है, समझ में आया। 14 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है 14 में। 15 चले, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉइंट डिक्री होल्डर्स। देखो, एक या एक से अधिक प्लेंटिफ भी होते हैं, वादी भी होते हैं, एक और एक अधिक प्रतिवादी भी होते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट डिक्री भी हो सकती है ना, कि एक के नहीं दो के फेवर में भी हो सकती है। यानी कि समझो शिवानी के फेवर में अभी आई है और मेनका के फेवर में भी आई है, दो एक ही डिक्री है लेकिन दो जनों के फेवर में आई है। तो कैसे होगा फिर, तो जब कोई ऐसी डिक्री जॉइंटली पास होती है एक या एक से अधिक लोगों के लिए, तो वो उस डिक्री को अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें कंडीशन लिखी जाती है, उसमें कंडीशन डाली जाती है, कंडीशन कंडीशन कंडीशन। ठीक है, वो कंडीशन अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग। समझो, मेरे चलते हुए जॉइंट डिक्री पास हुई है, ठीक है, मैं हूं और मेनका है, मैं मर गई, मैं मर गई, मेनका जिंदा है। ठीक है, अब मेनका अपना वसूली करेगी, लेकिन मेरी वसूली कौन करेगा, मेरी वसूली जो करेगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, क्योंकि मैं तो मर गई। ठीक है, तो जब कोर्ट कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज देता है, देखता है कि हाँ, कि देखो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है ऑर्डर 21 ना, किस लिए बनाया गया, क्योंकि नहीं तो कोई भी जजमेंट लेके बैठ जाएगा और पैसे की तो वसूली होगी ही नहीं। एग्जीक्यूशन क्यों बनाया गया, इसीलिए तो बनाया गया। अब यहाँ पे जॉइंट डिक्री हो गई है, दो दो होल्डर हो गए हैं। ठीक है, मेनका के भी फेवर में आई है, मेरे भी फेवर में आई है, लेकिन ऐसे मुझे पता नहीं था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मर गई। अब मेरा बेनिफिट कौन लेगा, मेरा बेनिफिट मेरे लीगल रिप्रेजेंट, मेरी मम्मी बैठी है, मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन बैठी है, वो ले लेंगे। और मेनका खुद है तो मेनका खुद अपना जो बेनिफिट है वो ले लेगी। तो कोर्ट इस सारी चीजों को ध्यान पे रखते ही डिक्री करता है। डिक्री होने के बाद भी पैसे तो मिलना ही है ना, ये पैसों का ही गेम चल रहा है ना, ऑर्डर 21 है ही क्या, सारा पैसों का गेम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। अब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, पहले ये बताओ ये दोनों है कौन, जो कोई मुझे ट्रांसफर बताएगा। करता है वो ट्रांसफरर होता है, और जिस पे होती है वो ट्रांसफर ही होता है। हिंदी में बताओगे ट्रांसफरी क्या होता है। हाँ, ट्रांसफरी का मतलब ये होता है जो जिसके कस्टडी मैम, में जो, एक देने वाला एक लेने हाँ वाला। हाँ, तो लेकिन ट्रांसफरी वो होता है जो रिसीव करता है, मिलने वाले वाला, मिलने वाला। ठीक है, उसको ट्रांसफरी कहते हैं। जब कोई ऐसी डिक्री होती है जो जॉइंटली दो या दो के अधिक लोगों के लिए होती है, जैसे मैंने फारा के लिए कहा, उस्मा के लिए कहा, मेनका के लिए किया, आप तीनों के फेवर में आइए, तीन जने यहाँ पे, तीन जने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी ना, असाइन करेगी कि भैया ये पार्ट इसका है। समझो इसको 10% मिलने वाला है, फारा को 10%, उस्मा को 25% और मेनका को 50%, 50%। तो उस हिसाब से डिक्री बनाई जाएगी और उस हिसाब से वसूल किया जाएगा पैसा। ठीक है, उसी हिसाब से अमाउंट आएगा। अभी जब आपके खिलाफ सिर्फ 10% है तो आपको सिर्फ 10% दिया जाएगा। एक और मैं बात बता देती हूँ कि इसको सेक्शन नंबर 73 के साथ में पढ़ा जाता है, ओ सॉरी, सेक्शन 49 के साथ पढ़ा जाता है, सॉरी 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 सॉरी, इसको 16 को सेक्शन नंबर 49 के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको 69 बता दिया मैंने, क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि जो 15 है ना उसको सेक्शन नंबर 73 के साथ पढ़ा जाता है, मेरे को अभी याद आया, सॉरी। 15 को
सेक्शन नंबर 73 लगता है। तो यहाँ पर ही आपके सेक्शंस भी हो रहे हैं और इसी को आप देख लेंगे वहां पे। अब प्रोविजो क्या बोलता है, जब कोई डिक्री का इंटरेस्ट जब ट्रांसफर होता है तो जजमेंट डेटर शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कोर्ट हैज हर्ड एनी ऑब्जेक्शन। अभी देखो, अगर जजमेंट डेटर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी बात है कि मेरी ना डिक्री जो हुई है ना, मैं पैसे अभी भरने के लिए तैयार, मुझसे घर तक मत आइएगा, मैं यहीं का यहीं पैसे भरने के लिए तैयार हूं, अगर वो शराफत से पैसे भरता है ना, तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट उसकी ऑब्जेक्शन सुनेगी, कोर्ट उसकी ऑब्जेक्शन सुनेगी। ठीक है। दूसरा प्रोविजन ये बोलता है कि डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी को लेकर है, पैसे को लेकर है, दो और अधिक लोगों के बीच में है, तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट होगी जिस तरीके से कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लोग नहीं है, यहाँ पर 2 पर्सन है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे सेक्शन नंबर 146 को यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है, जहां पर सूट लेके आते हैं हम लोग, तो एग्जीक्यूशन की बात सेपरेट हो जाता है। देखो, आप अपना 10% लोगे, आप बोलोगे मैं क्यों अपना पैसा छोड़ू, आप बोलोगे मैं 25 लूंगी, मैं क्यों अपना पैसा छोड़ू, वो बोलेगी मेरा तो 50 है, ये क्या बोलेगी मेनका, मेरा ज्यादा है ना, पहले मुझे दे दो। तो आप दोनों भी बोलोगे ना हम क्यों अपना पैसा छोड़े भाई, हमारा भी राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप तीनों का राइट जब तक असाइन नहीं होता है तब तक मेन का भी पैसे नहीं ले पाएगी, आपको इक्वली दिया जाएगा। आपका 10% है ना, आप 10% ले लो, आपका 25 है ना, आप 25 ले लो, आपका 50 है ना, 50 ले लो। समझो, अब एग्जीक्यूशन के लिए तो उतना बोला गया है, लेकिन समझो उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, किसके पास, जजमेंट डेटर के पास। ठीक है। भले ही आप डिक्री 10, 25 और 50 की हाथ में लेके बैठी हो और जजमेंट डेटर जो है वो कंगाल है, वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी मिलता है सब ले लोगे। ठीक है। तो अभी एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 10%, 25 और 50 की बात हो रही है, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी। सामने वाला कटोरा लेके खड़ा हुआ है, उसके पास समझो है ही 40%, उसको देना कितना है, देखो आप, उसको देना कितना है, अगर हम पकड़ते हैं तो उसको 90% देना है, 90% में से उसको सिर्फ 40% इन हैंड है, तो क्या करोगे, तो आप लोग एडजस्टमेंट करोगे अपने से कि ठीक है इतना, मेरा 50 है ना तो उतना मुझे दे दे, 25 मेरा है ना, तो उस 40% में से ही आप अपनी शेयरिंग करके निकालोगे। ठीक है, समझा। चलो, रूल नंबर 17 क्या बोलता है। अब जब 17 आता है ना तो मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है, रिसीविंग एंड रिसीव करने की बात कर रहे हैं। तो हमने तो घड़ी घड़ी एक बात पढ़ी ना कि कोर्ट के पास एप्लीकेशन आती है, कोर्ट माए बाप नहीं होता है, उसको सपना नहीं आता है, वो खुद से कुछ नहीं करता है, हमने ऊपर देखा सोमोटो वो कुछ नहीं करेगा जब तक उसको एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती है कि आप हमारी एग्जीक्यूट करवा दो, हमारी डिग्री हमारे फेवर में आई है, जब तक उसे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमने ओरल और रिटन एप्लीकेशन के बारे में कौन से रूल में पढ़ा, इससे पहले कोई मुझे बताएगा। कल ही पढ़ा था हमने मैम 10 या 11 है, 10 है शायद। नहीं, मैम, ऐसे मत करो, 10 शायद और 11 शायद, मैम 11 11 है। 11 यस, मैम हाँ, 11 हाँ। तो ऐसे याद होना चाहिए कि कल हमने क्या पढ़ा था ऑर्डर 21 को लेकर, कि 11 में हमने पढ़ा था कि ओरल एप्लीकेशन होती है, रिटन एप्लीकेशन होती है। तो ये जो प्रोसीजर रिसीविंग एप्लीकेशन के बारे में आपको पूछा जाए ना, तो ओरल और रिटन के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन के बारे में ही बोल रहा है, जिसको हमने रूल नंबर 11 में कल पढ़ा है। ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है डिग्री होल्डर के तरफ से कि भैया हमारी डिग्री को एग्जीक्यूट करवा लीजिए, तो हमने रूल नंबर 11 से 14 तक तो वही देख लिया कि भाई डिग्री क्या होती है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, डिग्री होल्डर कौन होता है, जजमेंट डेटर का क्या होता है। तो ये सारी बातों को कॉम्प्लाई करने के लिए अगर ऐसा कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक कोई डिफेक्ट है, देखो कभी कभी हम कपड़ा पहनते तो फट जाता है ना, तो ऐसी बातों में भी तो डिफेक्ट होने की संभावना होती है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने जो कहा वो हो गया, उसमें भी डिफेक्ट होता है, कभी कभी हमारी चीजों में भी डिफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट की बात की गई है, तो ये जो डिफेक्ट है उसको क्लियर करके देना पड़ेगा।
तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, नेटवर्क का टाइम इशू फिक्स आ करके गया दे। था मैम। क्या हुआ? मैम नेटवर्क का इशू आ गया था। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर कुछ डिफेक्ट है जिसको रेमेडी नहीं है, यानी कि उसका तोड़ नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। उस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है जो डिक्री होल्डर ने लगाई है, ठीक है। अगर उसके पास कुछ तोड़ है उस चीज का, तो तोड़ को ठीक है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर उस बात का तोड़ नहीं है, तो उस चीज को लेकर कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है, मना भी कर सकती है। इतना पोर्शन समझा? हमने प्रोसीजर की बात की थी उस्मा, मैं आपको बता दूं कि ये 17 जो है प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन की बात करता है। हमने एप्लीकेशन को लेकर, जो रिटर्न एप्लीकेशन और ओरल एप्लीकेशन को लेकर हमने रूल नंबर 11 में कल पढ़ रखा था, ठीक है ना। रूल नंबर 11 में हमने पढ़ा था इस बारे में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है, विक्की म्यूट कर वो, हाँ ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को लेकर, किस चीज को लेकर हो रही है, डिक्री को लेकर हो रही है। डिक्री को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। हमने रूल नंबर 11 से लेके रूल नंबर 14 तक हमने यही देखा कि भाई डिक्री क्या होती है, डिक्री होल्डर कौन होता है, जजमेंट डेटर क्या होता है, एप्लीकेशन कौन देता है, किस तरीके से कोर्ट उस एप्लीकेशन पे चीजों पे रिएक्ट करता है। तो समझो उस एप्लीकेशन में कुछ तो ऐसी बात है जो कि डिफेक्टिव है, यानी उसको अगर आप क्लियर करके नहीं देते हो तो कोर्ट आपकी वो एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। कैसी बात है जो रेमेडी नहीं है, समझो आपने बाउंड्री सी नहीं लिख के दी कोर्ट को, ठीक है, प्रॉपर्टी है निकल नहीं दी, तो कोर्ट बोलेगा मैं थोड़ी वो घर जाके देख के आऊंगा कि उसकी बाउंड्री किधर है, ईस्ट में उसके घर की तरफ क्या है, वेस्ट में उसके घर की तरफ क्या है, नॉर्थ में उसके घर की तरफ क्या है, वो मैं थोड़ी जाऊंगा। अगर ये डिफेक्ट को अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो 100% बात है मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बाहर में जाओ आप, ठीक है। अगर वो टाइम देते हैं आपको कि उस टाइम के अंदर आप उसको क्लियर करो, अगर आप नहीं करते तो भैया जाओ निकलो इधर से बाहर। तो यहाँ पे ये प्रोविजो आ जाता है। ये प्रोविजो बोलता है कि जो भी चीज को डिसाइड करना है वो फाइनली डिसाइड होगा। क्यों भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है, डिसीजन दिया जा रहा है कि भैया जो बात है वो क्लियर होगा ना कि ये प्रॉपर्टी इधर है, इसके बाउंड्रीज इधर है, अब इस प्रॉपर्टी को लेकर हम जब्ती कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन क्या है, जब्ती जब्ती जब्ती। जैसे हमारे 125 का केस चलता है, जब्ती वारंट निकलता है, भाई मेंटेनेंस नहीं बढ़ सकता है पति, क्यों कमा रहा नहीं है, नल्ला है क्या, क्या कर रहा है, अरे नहीं कमा रहा है तो क्यों नहीं कमा रहा है, बात अपनी जगह पे है, तो इसका तोड़ है क्या, पति कमाए नहीं मैम कमाए जिसे भीख कुर्सी मांग के दे। क्या बोल रहे, मैम जिसे निक्की क्या कुर्सी बोल रहे, मैम जिसे कुर्सी जब्ती करते हैं, व्हाट इज ही कुर्सी सेइंग, आई एम जब्ती। नॉट गेटिंग इट। जब्ती, हाँ ठीक है। तो ये जो चीज है वो टाइम टू टाइम क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपको प्रोविजो बताता है, ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन को आप मैम अमेंड भी कर बेसिकली सकते हो, इसमें ये है कि अगर वो एग्जीक्यूशन डिक्री के बीच में अगर कुछ शर्त है और अगर वो शर्त पूरा नहीं किया तो वो पूरी डिक्री भी रद्द हो सकती है। हाँ क्योंकि वही बात है ना, वो डिक्री रद्द हो जाएगी, तुमने वो शर्त को पूरा ही नहीं किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। कोर्ट, मैंने क्या कहा था, कोर्ट सो मोटो तो कुछ नहीं करेगा, तुम्हें ही करके देना है कोर्ट को। थाली तुमको दी है तो थाली पहनने के दो ना, चावल डालो, फुल्का डालो, सब्जी डालो, फ्रूट डालो, जो भी डालना है सजा के तो तुमको ही देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर आपको टाइम दिया जाता है तुम अमेंडमेंट करो, अभी भी तुम एप्लीकेशन को अमेंड करो ना, उसमें चीजों को मतलब जो चेंज चाहिए वो करो, तुमको टाइम देते हैं हम लोग। और आपको पता है कि जब कोई अमेंडमेंट होती है तो कोर्ट उसके ऊपर साइन करता है, एप्लीकेशन होने के बाद क्या करेगा कोर्ट, उसके ऊपर साइन करेगा। अगर साइन करने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी करने से पहले आपको बोलता है अमेंडमेंट करना है क्या, चेंज करना है क्या, अमेंड करो, दुरुस्ती करो, चेंज करो।
चेंज करने का टाइम दिया जाता है, आपने चेंज किया, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, साइन करेगा, अपना इनिशियल मारेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन एडमिट होती है उसका रजिस्टर बनाया जाता है कि एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया गया है, एग्जीक्यूशन करवा दो भैया, रजिस्टर में एंट्री हो गई, डेट आ गई, नेचर पता चल गया कि किस तरीके की करनी है। तो ये प्रोविजन, जो दूसरा प्रोविजन आपको यहाँ पे बोलता है कि जाके फिर डिक्री में अमेंडमेंट होगी ना। This meeting is being recorded. क्या 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 अभी बोलो। मैम डिक्री में अमेंडमेंट अपील में जाने के बाद होगी ना, क्योंकि जजमेंट तो हो चुका है उसका। हाँ देखो, डिक्री भले जजमेंट हो चुका है लेकिन डिक्री को भी अमेंड किया जा सकता है, तभी का तभी आप डिक्री अमेंड करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो डिक्री में। अगर कोई चेंजेस है तो आपको उसके लिए भी तो आपको देना पड़ता है ना कोर्ट में। जजमेंट से रिलेट करता है ना, तो जजमेंट गलती हो जाती है, एरर इज अ मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, एरर नहीं होता क्या, गलती नहीं होती। अब मेरी केस की बात बताती हूँ आपको, क्या हुआ था, जजमेंट हो गया, मेरी डिक्री के बदले क्लर्क लोग काम करते हैं, किसी और की डिक्री चिपका के दे दी थी। अरे ये अगर मेरे साथ हो गया तो मैं तो मर गई ना, किसी और की केस की डिक्री मेरे को लगा के दे दी थी। अच्छा, माइनर अमेंडमेंट जो गलती से हो जाता है उसका, गलती से हो जाए, हाँ जो गलती से हो जाए, माइनर अमेंडमेंट जो गलती से हो जाए, जिसको हम बदल सकते हैं, वो बात की जा रही है यहाँ पर। पूरी डिक्री बदल कर नहीं दी जाएगी आपको। डिक्री अभी देखो, मेरी डिक्री हो चुकी है, अब तुम्हारा भी केस चल रहा है, सेम टू सेम केस है, तुम्हारे पति का नाम भी सो है, मेरे पति का नाम भी सो है, समझो, तो गलती से एक्सचेंज हो गई ना, हो जाता है, उसमें क्या है, इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। ओके मैम, माइनर मिस्टेक हो सकता है, पूरा जो हमारा ही डिग्री पूरा अमेंड नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं, जो भी थोड़ा वो कॉस्टिंग कंटेंट वगैरह अमेंड की नहीं है। होएगा, कंटेंट अमेंड नहीं होएगा। ओके मैम। ओके ना। Okay, ma'am. एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्री की बात कहें, जो रूल नंबर 18 कहता है आपसे, अब ये क्रॉस डिक्री की बात कहते हैं। क्रॉस डिक्री का मतलब है अगर डिक्री आपके फेवर में भी आई तो आप क्रॉस डिक्री भी करोगे ना, आपके भी फेवर में आई तो आप एक दूसरे के ऊपर, जैसे क्रॉस केस कैसे होता है कि तूने मेरे ऊपर ऐसा किया, रुक अब मैं तुझे दिखाती हूँ, मैं भी तेरे ऊपर ये सब कर सकती हूँ, तो क्रॉस डिक्री भी हो सकती है, जैसे क्रॉस केस होता है वैसे क्रॉस डिक्री होती है। तो आप समझाने के लिए सिर्फ बताया मैंने आपको। रूल नंबर 18 क्या कहता है कि जब कोई एप्लीकेशन लगाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो सेपरेट सूट ही होगा ना, सेम सूट तो नहीं होगा, अलग अलग सूट होगा, अलग अलग केस होगा, है ना। समझा क्या, सेपरेट सूट का मतलब क्या होता है, अलग अलग केस की बात की जा रही है यहाँ पर। फॉर द पेमेंट ऑफ टू सम ऑफ मनी बिटवीन द सेम पार्टीज, अभी देखो हमने ना सेट ऑफ को पढ़ा था, यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, ऑर्डर 8 रूल 6 की बात कर रहा है, जो सेट ऑफ की बात कर रहा है यहाँ पर। सेट ऑफ तो होता है, आपको पता है ना, कि अगर मेरा, आपने ऑर्डर 8 में क्या पढ़ा था, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बताओ उस्मा, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सेम कॉपी पेस्ट। हाँ, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट बताओ, कॉपी पेस्ट नहीं, सेट ऑफ का मतलब बताओ, एग्जाम्पल देख के बताओ। सेम ऑर्डर चिपका देना डिक्री। बेटा लेकिन सेट ऑफ में कैसे होता है, सेट ऑफ क्या होता है ये बताओ ना, सेट ऑफ क्या होता है। जैसे दो लोग हैं, हाँ, दोनों को प्रॉपर्टी का मसला है, तो जो प्रॉपर्टी जो ऑर्डर एक को मिलेगा वही सेम ऑर्डर दूसरे को। मैम सेटअप जो रहता है मनी सूट के ऊपर रहता है, मनी सूट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। यस तो मैम, वो जैसे कि पैसे का मसला है, पैसा उनने पहले दे रखा है, जो तो उसमें से मतलब जो पैसा पहले दे रखा है उसको माइनस करवा देता है। हाँ अभी बराबर लाइन पे आ रही हो, जब प्रशांत ने आपको ये बात कही, अब लाइन पे आ रही हो एकदम। वो बात आपने ना, एक काम करो, यूट्यूब पे जो ऑर्डर 8 है ना, आज तुम उसको देखोगी अच्छी तरह से, जो मैंने सेट ऑफ के बारे में पढ़ाया है, फिर जो कंफ्यूजन होगा ना फिर क्लियर करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि ऑर्डर जो प्रॉपर्टी का रहता है वो काउंटर क्लेम होता है, प्रॉपर्टी का काउंटर क्लेम अलग होता है,
सेट ऑफ अलग होता है। काउंटर क्लेम क्या होता है? सेटअप में ओनली मनी सूट के ऊपर ही होता है। यस, सेट Adjustment. ऑफ ओनली मनी सूट के ऊपर होता है, ये बात है। काउंटर क्लेम तो आप रेस्टिट्यूशन केस में भी कर सकते हो, काउंटर क्लेम तो आप 138 में भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो काउंटर क्लेम्स के लिए बना हुआ है कि एक ही गाड़ी में चढ़ के चलो हमारा भी काम हो जाएगा, इसीलिए तो काउंटर क्लेम किया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए काउंटर क्लेम किया जाता है। जिसका एग्जांपल मैं हमेशा रेस्टिट्यूशन का देती हूँ कि डाइवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद में अगर पत्नी कहती है कि मुझे अपने पति के साथ में रहना है, तो वो अलग केस क्यों करेगी? उसमें ही वो अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट कौन सी एप्लीकेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगा देगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहना ही है। तो यहाँ में क्या होगा, पैसे भी बचेंगे, एक ही केस में हो जाएगा सारा, जिसको अपन काउंटर क्लेम कहते हैं, काउंटर ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, समझा यहाँ तक? ऑर्डर नंबर, रूल नंबर 18 आगे क्या बोलता है कि जब दो सम्स इक्वल अनइक्वल होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जो पैसा है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी 10,000 और 10,000 इक्वल नहीं है, किसमें 10,000 और 5,000 रुपए की बात हो रही है, यहाँ पर अनइक्वल पैसा है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो मतलब डिक्री कैसे करवाई जाएगी? उस चीजों को डिडक्ट किया जाएगा, चीजों को मैनेज किया जाएगा, जो लार्जर सम होगा उसको मैनेज करके स्मॉलर सम में डिवाइड करने के बाद में जितना पैसा बचता है उसके हिसाब से डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। यस मैम, सेट ऑफ करवा देंगे, इसमें भी सेट ऑफ करवा देंगे, यस, सेट ऑफ करवा देंगे इस चीज का। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो रूल है, अब यहाँ पे सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, द रूल शैल बी डीम्ड टू अप्लाई whether either party in assignee। अब यहाँ पे पहले असाइनी को क्या कहा जाता है? नियुक्त कहा जाता है, हिंदी में नियुक्ति बोलते हैं ना, नियुक्ति। असाइनी को क्या बोला जाता है? अपॉइंट करना मैम। नहीं, आई नो व्हाट इज सेड इन हिंदी, आई एम आस्किंग हूँ। अपॉइंट इज एन एक्ट, नियुक्त, a person appointed to act for another person. In Hindi, if English, I would say that a person, yes, नियुक्ति, that's what I wanted to try to say, नियुक्ति। असाइनी वो होता है यहाँ पर। ठीक है, जब कोई रूल बनाया गया है, जब किसी पार्टी को अपॉइंट किया जाता है कि अगर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाए कि तू मेरी तरफ से जाके ये सारा काम कर देना, तो यहाँ पर जो भी रिस्पेक्टिव जजमेंट डेप्स होते हैं, डेप्स होते हैं, आपको पता है डेप्स क्या होते हैं? कर्जे जो होते हैं, डेप्स मतलब जो कर्जे होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ओरिजिनल असाइनर होता है उसको पहले दिया जाता है, ठीक है ना। डिक्री होल्डर को असाइन किया जाता है कि भैया तू ले, एग्जीबिशन करवाना है, ये तेरा पैसा है, पहले तू अपना निकाल। तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा अगर ये ए और बी पार्ट समझो, ये रूल अप्लाई नहीं होगा सेट ऑफ को लेकर। कैसे नहीं अप्लाई होगा, ये ए पार्ट और बी पार्ट को समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कहां पर डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, यही समझना है आपको। पहले ये समझो कि जहां पर डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, तो कहां पर? यहां पर ए और बी को समझने की कोशिश करो कि जब एक डिक्री होल्डर है, ठीक है, इन वन ऑफ द सूट्स, यानी कि एक सूट में, एक केस में जहां पर डिक्री हैव बीन मेड इज द जजमेंट डेटर, ठीक है, जजमेंट डेटर के खिलाफ डिक्री आई है। इन द अदर हैंड पार्टी फिल्स द सेम कैरेक्टर इन बोथ सूट्स, यानी कि 2 सूट है, 2 केस है, ठीक है, 2 केस है। अब एक के केस में समझो वो डिक्री होल्डर है और एक केस में समझो वो डिक्री होल्डर नहीं, जजमेंट डेटर है, ठीक है, ऑपोजिट की बात कर रही हूं। दोनों समझो, दोनों समझो, 2 केस है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। 2 केस है, एक केस में एक डिक्री होल्डर के फेवर में डिक्री आती है, ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन एक ही बंदा है, एक ही बंदा को पकड़ के चलते, समझो तान्या, यहाँ पे तान्या का एग्जांपल लेती हूँ। 2 केसेस हैं तान्या के नाम से, ठीक है, एक में तान्या केस जीत जाता है, एक में तान्या केस हार जाता है। समझ के ले लो,